बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के अध्याय 5 वृत्त एवं उसके अवयव। बच्चों आप सभी जानते हैं वृत्त के बारे में, कक्षा 6वीं 7वीं में भी पढ़ चुके हैं। आइए एक बार उसको हम रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि आप ध्यान से देखेंगे ये वीडियो को तो आपको आगे के प्रश्नावली हल करने में आसानी होगी। तो ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे हैं ये वृत्त है, यहां पर जो बिंदु दिखाई दे रही है आपको, ये वृत्त का केंद्र है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। बच्चों परिधि पर कोई बिंदु लेते हैं ए और एक और बिंदु लेते हैं बी, तो ए और बी के बीच की दूरी या परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। ऐसे बहुत सारी जीवा हम खींच सकते हैं। ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है और ये भी एक जीवा है। आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है और ये भी एक जीवा है। इन सभी जीवाओं में से इस जीवा की जो गुण है वो अलग है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी जीवा है जो केंद्र से होकर गुजर रही है। इसी को हम व्यास कहते हैं। और आप जानते हैं यहां से केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। यहाँ इस केंद्र से लेकर इधर परिधि तक की दूरी को भी हम त्रिज्या कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यास दो त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ है। तो हम इसके बाद हम बता सकते हैं ऐसे व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। यदि हम व्यास को r से दिखाएं तो r बराबर लिखेंगे 2 गुना त्रिज्या, जहां छोटा r त्रिज्या है। r को हम डायमीटर भी कहते हैं, d बराबर भी दिखाते हैं, d बराबर भी 2r होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं व्यास दो त्रिज्याओं के बराबर होता है या व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। तो ये वृत्त के प्रमुख अवयव हैं क्या क्या? केंद्र, परिधि, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, त्रिज्या, जीवा और व्यास। ये हम 6वीं कक्षा में 7वीं कक्षा में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब हम कक्षा 5वीं में क्या पढ़ेंगे? वृत्त एवं उसके अवयव के अंतर्गत कुछ और चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आइए उसको यहाँ पर देखते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पर ए बी दो बिंदु है। ए से बी तक जो दूरी है उसको हम जीवा कहते हैं, या परिधि के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये पूरा वृत्त है और ए बी एक जीवा है। इस जीवा के द्वारा देखिए आप यहां पर वृत्त 2 खंडों में विभाजित हो रही है, एक बड़ा खंड और एक छोटा खंड। ठीक है, तो बड़ा खंड को हम बड़े वृत्त खंड या दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे और जो छोटा खंड आपको दिखाई दे रही है उसको हम छोटा खंड या लघु वृत्त खंड कहेंगे। इस प्रकार से दीर्घ वृत्त खंड और एक हो गया लघु वृत्त खंड। ये दीर्घ वृत्त खंड है और ये लघु वृत्त खंड है। इस प्रकार से यहाँ पर 2 खंडों में विभाजित हो रहा है एक जीवा के माध्यम से। यदि ये जीवा यहां पर न होकर बीचों बीच गुजरे इस प्रकार से, यानी कि व्यास के द्वारा हम देखें तो व्यास किसी भी वृत्त में व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब दोनों वृत्त खंड बराबर है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो हम इसको लघु वृत्त खंड या इसको दीर्घ वृत्त खंड तो नहीं कह सकते क्योंकि दोनों बराबर है। तब की कंडीशन में हम कहेंगे इसको अर्ध वृत्त खंड। क्या कहेंगे? अर्ध वृत्त खंड। इसी प्रकार से ये भी एक अर्ध वृत्त खंड है, यानी कि व्यास किसी भी वृत्त को उस वृत्त का जो व्यास है वो उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो अब तक हमने देखा दीर्घ वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड और अर्ध वृत्त खंड। अब हम बात करेंगे बच्चों वृत्त खंड के द्वारा बनाए जाने वाले कोण के बारे में। तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। आइए अब हम देखते हैं
चाप के बारे में। इस वृत्त को आप ध्यान से देख रहे हैं, यहां पर केंद्र है, इसमें दो बिंदु लेते हैं x और y। आप देखिए ध्यान से, यहां पर दो बिंदु है, एक x है और एक y है। यदि हम इसको ऐसा मिलाएं तो ये क्या है, एक जीवा है और ये जीवा के द्वारा वृत्त दो भागों में बट रहा है, एक लघु वृत्त खंड और दूसरा दीर्घ वृत्त खंड। पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, ये जो परिधि है उसका ये जो हिस्सा अलग अंश अलग हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं चाप। तो आप देख रहे हैं ये जो चाप है x से y तक ऊपर की ओर वो छोटा दिख रहा है और x से y तक नीचे की ओर जो चाप दिख रहा है वो बड़ा दिख रहा है। वृत्त की परिधि में दो बिंदुओं के बीच जो मोड़ है उसको हम चाप कहते हैं। तो यहां पर एक लघु चाप है, ये ऊपर वाला, और ये जो नीचे x से y दिख रहा है आपको वो क्या है, दीर्घ चाप। पर समस्या ये आ गई आपको यहां पर, यदि हम चाप x y कहें तो किस चाप के बारे में बात कर रहे हैं, ये लघु चाप के बारे में बात कर रहे हैं या दीर्घ चाप के बारे में बात कर रहे हैं। हम x y में इधर वाले को भी ले सकते हैं और x y को इधर वाला भी ले सकते हैं, या इसको हम y x भी कर सकते हैं, यहां भी y x शुरू हो जाएगा। इसलिए जब भी हम किसी चाप का नामकरण करेंगे तब आप ध्यान रखिएगा कि इस लघु चाप में कहीं पर आप एक बिंदु ले लीजिए और इसको नाम दे दीजिए a, और इस दीर्घ चाप में भी कहीं पर एक बिंदु ले लीजिए आप, इसको नाम दे दीजिए b। अब इसका नामकरण अच्छा से हम कर सकते हैं, जैसे हम कहेंगे लघु चाप x y या चाप x a y, तो ये स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि हम x a y तक ऊपर वाले चाप के बारे में बात कर रहे हैं, लघु चाप के बारे में बात कर रहे हैं। और हम कहेंगे चाप x b y, तब हम स्पष्ट रूप से कर सकते हैं कि हम ये बड़े वाले चाप के बारे में बात कर रहे हैं या दीर्घ चाप के बारे में बात कर रहे हैं। इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे चाप x a y, यानी कि छोटा चाप के बारे में बात किया हमने। अब हम बड़े चाप के बारे में कैसे लिखेंगे, चाप x b y। तो यहां पर स्पष्ट हो रहा है, इस प्रकार से आप चाप का नामकरण करेंगे तो स्पष्ट रहेगा। अब यदि आपको कोई पूछे कि चाप x a y लघु चाप है कि दीर्घ चाप है, तब आप यहां से देख के बता सकते हैं कि चाप x a y या y a x लघु चाप है और चाप x b y या y b x ऐसा चाप है, दीर्घ चाप है। अब हम बात करेंगे चापों के द्वारा बने हुए कोण के बारे में। तो देखते हैं, हमने आपको बताया कि ये जो है पहले बता चुके थे लघु वृत्त खंड है और ये दीर्घ वृत्त खंड है। अब लघु वृत्त खंड के द्वारा दीर्घ वृत्त खंड पर बनाया गया कोण, ऐसे कोई भी कोण आप ले लीजिए, तो ये जो कोण बना यहां पर ये किसके द्वारा बना हुआ है, ये लघु वृत्त खंड, ये जो वृत्त खंड आप देख रहे हैं इसके द्वारा बड़े वृत्त खंड पर कोण बनाया गया है। इसको आप चाहे तो ऐसा रख के भी देख सकते हैं, इस वृत्त खंड के द्वारा बड़े वृत्त खंड पर कोण बनाया गया है। इसको आप नाप सकते हैं चाहे सादा से, और भी बहुत सारे कोण बनते हैं, एक ही कोण बनता है ऐसा नहीं है, ऐसा कोण बना सकते हैं आप, यहाँ पर भी एक कोण बना सकते हैं इस प्रकार से। और आप जब नापेंगे इन सभी कोणों को, 1 2 3 चले नाम दे देते हैं इसको M N O, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, ये जो कोण M किसके द्वारा बना हुआ है, कौन से चाप के या जीवा के द्वारा बना हुआ है। देखिए जीवा AB है, यहां से यहां तक की दूरी, इस जीवा AB के द्वारा या लघु वृत्त खंड के द्वारा दीर्घ वृत्त खंड पर यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको हम कहेंगे M, यहाँ पर बन रहा है इसको कहेंगे N, कोण N, कोण O। लेकिन जब हम इसका नामकरण करेंगे बोलेंगे कोण AMB, कोण AMB, ये किसके द्वारा बना हुआ है, कोण AMB लघु वृत्त खंड के द्वारा दीर्घ वृत्त खंड पर। वैसे ही यहां पर देखिए आप कोण
ए एन बी, ये किसके द्वारा बना हुआ है? लघु वृत्तखंड के द्वारा दीर्घ वृत्तखंड पर बना हुआ है। वैसे ही कोण ए ओ बी, ये भी लघु वृत्तखंड के द्वारा दीर्घ वृत्तखंड पर बना हुआ है। जब आप इन सभी कोणों को नापेंगे जो लघु वृत्तखंड के द्वारा बना हुआ है, तो सभी के सभी कोण न्यून कोण होंगे, यानी 90 अंश से कम रहेंगे। अब देखिए, ये बड़ा वृत्तखंड के द्वारा, इधर से आप देख रहे हैं वृत्तखंड ए एन बी, ये पूरा बड़ा वृत्तखंड के द्वारा यहाँ पर जो कोई कोण बनेगा छोटे वृत्तखंड के अंदर इस प्रकार से, तो ये जो कोण बनेगा वो बड़ा बनेगा, दीर्घ बनेगा। किसकी तुलना में? इधर जो बना है उसकी तुलना में ये बड़ा कोण बनेगा। और जब आप नापेंगे तो ये हमेशा दीर्घ वृत्तखंड के द्वारा लघु वृत्तखंड पर बनाया गया कोण हमेशा अधिक कोण रहेगा। ये बहुत सारे कोण बनेंगे यहाँ पर भी, वैसे ही ये यहाँ पर कोण बनेंगे, यहाँ पर एक कोण बनेगा, और ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे। ध्यान रखिएगा, एक ही वृत्तखंड के द्वारा उसी वृत्त पर दूसरे वृत्तखंड पे जो कोण बनाए जाएंगे वो सारे के सारे कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक वैसे यहाँ पर देखिए, ये क्या है? जीवा है। जीवा के द्वारा भी कोण बनेगा अर्धवृत्तखंड पर, यहाँ पर कोण बनेगा, ये कोण यहाँ पर बनेगा, ये कोण यहाँ पर बनेगा, और सारे के सारे कोण क्योंकि अर्धवृत्त है, ये कोण और ये कोण सभी कोण आपस में बराबर होंगे और 90 अंश के होंगे। ठीक उसी प्रकार से इस वृत्तखंड के द्वारा, पहले ये वृत्तखंड के द्वारा इधर बना, अब इस वृत्तखंड के द्वारा इधर बनेगा, तो सारे के सारे जो कोण हैं वो भी बराबर होंगे और 90 अंश के होंगे। देखिए इधर बनेगा एक कोण इस प्रकार से, यहां पर भी कोण बना सकते हैं आप ऐसा, यहां पर भी कोण बना सकते हैं आप ऐसा, और सारे कोण यहां पर जो कोण बना है वो 1 2 3 ये सभी कोण क्या रहेंगे? आपस में बराबर होंगे और 90 अंश के रहेंगे। आप चाहे तो इन कोणों को अपनी कॉपी में बनाकर नाप भी सकते हैं और देखेंगे व्यास के द्वारा दोनों वृत्तखंडों पर जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 अंश का ही होगा। अब बच्चों यहाँ से रिजल्ट और सामने आ रहा है। देखिए इधर बना वो भी 90 अंश का है, इधर बना वो भी 90 अंश का है। तो एक ही जीवा के द्वारा वृत्तखंड के दोनों ओर बनाए गए कोण, ये सबसे बड़ी जीवा है और इसके द्वारा वृत्तखंड के ऊपर की ओर भी कोण बन रहा है और नीचे की ओर भी कोण बन रहा है। तो ये 90 अंश का है और ये 90 अंश का है, यानी संगत वो जो कोण है वो 90 अंश के दोनों जोड़ेंगे कितना होगा? 180। तो यहाँ पर देखिए दोनों संगत कोण का जो योग है 180 अंश हो रहा है। तो क्या यहाँ पर भी वैसे ही होगा? आपको नापकर देखना है। देखिए यहाँ पर जो कोण बना ये कितने अंश का होगा याद नापिए, और इधर जो कोण बना वो कितने अंश का होगा, दोनों को नापिए और दोनों को जोड़िए, तो इन दोनों का योग भी 180 अंश आएगा। इस प्रकार से आप सभी वृत्त के अवयवों के बारे में जान सकते हैं, चापों के बारे में, लघु चाप, दीर्घ चाप, वृत्तखंड के बारे में और वृत्तखंडों के द्वारा बनाए गए कोणों के बारे में समझ सकते हैं। और जब आप ये पूरा समझ जाएं तब हम प्रश्नावली में आगे बढ़ेंगे। तो आज बस यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।